Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है। कुछ बातों की इंग्लिश में आपको बताने वाला हूँ, कुछ आपके डाउट्स भी सॉल्व करने वाला हूँ जो मुझे कमेंट्स में मिले थे। तो पहला सेंटेंस आप देखिए, बातों बातों में उसने मुझे वहां जाने के लिए राजी कर लिया। बातों बातों में मुझे उसने बढ़ो लिया, तो इसे कह सकते हैं ही टॉक्ड मी इनटू गोइंग देयर। ही टॉक्ड मी इनटू गोइंग देयर। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, बहुत ही इनफॉर्मल है। ही टॉक्ड मी इनटू डूइंग समथिंग। If somebody talks you into doing something, that means he manages to convince you, he manages to persuade you to do something. So he talked me into going there. यानी बातें बातें कर करके बातों बातों में उसने मुझे वहां जाने के लिए राजी कर लिया। He talked me into going there. इसे आप कह सकते हैं he persuaded me to go there, he convinced me to go there, like that. मैं उनकी बातों में आकर अपना घर नहीं बेचूंगा। मैं उनकी बातों में आकर अपना घर नहीं बेचूंगा। I won't let them talk me into selling my house. यहाँ पर भी आप talk into का ऐसा यूज देख रहे हैं। I won't let them. let करना मतलब I won't allow them. मैं उन्हें allow नहीं करूंगा, मैं करने नहीं दूंगा उन्हें। क्या नहीं करने दूंगा? टॉक मी इनटू सेलिंग माई हाउस। यानी वो मुझे बातें करेंगे, वो मुझसे बातें करेंगे और बातों बातों में मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, बातों में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आई वोंट लेट देम टॉक मी इनटू सेलिंग माई हाउस। क्या तुम उसे समझा सकते हो कि वो मुझसे दूर ना जाए? क्या तुम उसे समझा सकते हो? Can you talk her out of going away from me? Can you talk her out of going away from me? जैसे आपने देखा talk somebody into doing something यानी किसी को कुछ करने के लिए राजी करवाना, तो वैसे ही talk somebody out of doing something का मतलब होता है किसी को कुछ ना करने के लिए राजी करवाना। So मैं किसी को कह रहा हूँ Can you talk her out of going away from me? उसने इरादा कर लिया है कि वो मुझसे दूर जाने वाली है, तो मैं उससे कह रहा हूँ क्या किसी तरह बातों बातों में उसको मनवा सकते हो कि वो मुझसे दूर ना जाए? Can you dissuade her from going? So जैसे कि आप जानते हैं persuade का मतलब मनाना होता है, dissuade का मतलब होता है किसी को मनाना कुछ ना करने के लिए। Can you dissuade her from going? या फिर Can you talk her out of going away from me? उसका नाम तो राहुल के दिमाग से चिपका हुआ है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है जैसे किसी ने बोला अंजलि। अंजलि का नाम तो राहुल के दिमाग से चिपका हुआ है, मतलब राहुल अंजलि का नाम भूल ही नहीं सकता। इसे कह सकते हैं हर नेम हैज ऑलवेज स्टक इन राहुल्स माइंड। इफ समथिंग स्टिक्स इन योर माइंड दैट मीन्स it is in your mind all the time and it is very difficult for you to forget it. So her name has always stuck in Rahul's mind. Stick की third form. So हमेशा से ही वो उसके माइंड में रहा है, उसके दिमाग से चिपका हुआ है। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि हम इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इफेक्ट इनको कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब में क्या फर्क है? तो फ्रेंड्स देखिए, आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं और उसी एक सेंटेंस में मैं इन तीनों वर्ड्स का यूज करूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कैसे इनका अलग अलग यूज हो सकता है। देखिए, एक हिंदी में सेंटेंस है, उसके बोलबाले का मेरी जिंदगी पर गहरा प्रभाव हुआ जिसका असर बहुत भयानक था। आप समझ रहे होंगे कि उसके बोलबाले का, उसका बोलबाला मतलब उसकी शक्ति, उसका जो लोगों पर प्रभाव डालने का जो उसके अंदर जो जोश है ना, जो शक्ति है उसकी, कि उसके सामने जाकर लोगों की लाइफ पर असर पड़ता है, उसका बोलबाला है यानी उसकी शक्ति है। उसका मेरी जिंदगी पर गहरा प्रभाव हुआ जिसका असर बहुत भयानक था। तो इसमें मैं उन सभी वर्ड्स का यूज करने वाला हूं। देखिए, विद हिज इन्फ्लुएंस ही हैड एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ The effect of which was terrible. With his influence. So influence का मीनिंग आप देख रहे हैं, उसका बोलबाला यानी उसकी शक्ति। His ability to have an impact on other people. So he had an impact. उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट था, मेरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट यानी मैं यूज कर रहा हूं गहरा प्रभाव। जब मैं कहना चाहता हूं किस चीज का गहरा प्रभाव है, तो यानी कि इम्पैक्ट। द इफेक्ट ऑफ विच वॉज टेरिबल, जिसका इफेक्ट टेरिबल था। इफेक्ट मतलब असर, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं असर। द इफेक्ट ऑफ विच वॉज टेरिबल। टेरिबल मतलब बहुत भयानक था, बहुत खराब था। तो आप समझ गए होंगे, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है वो किसी की एबिलिटी है, उसकी शक्ति है, उसका बोलबाला है जिसका दूसरों पर असर होता है। इम्पैक्ट मतलब जब हम कहना चाहते हैं कि प्रभाव गहरा है, असर ज्यादा है। इफेक्ट कैजुअली सिंपली हम इफेक्ट का ज्यादा यूज करते हैं बताने के लिए कि असर। द इफेक्ट ऑफ विच वॉज टेरिबल, जिसका असर टेरिबल था। फ्रेंड्स, आपको आइडिया लगा होगा कि इन सभी वर्ड्स में किस तरीके का डिफरेंस है और कैसे आप इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब आगे एक और सवाल मुझसे किया गया कि आप एंडेवर, एफर्ट और ट्राई में
कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, इनके यूसेज में क्या फ़र्क है। तो फिर से अगेन मैं इनको भी एक ही सेंटेंस में यूज़ करके आपको बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कैसे इनमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। तो ये मैंने वाक्य बनाया, इस कठिन कोशिश के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, लेकिन तुम्हें एक कोशिश तो करनी चाहिए। दिस एंडेवर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट यू शुड स्टिल गिव इट अ ट्राई। तो यहां पर आप देखिए एंडेवर का मीनिंग किस सेंस में होता है, यानी कि एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, यानी कोशिश। और कोशिश कोई सीधी सादी कोशिश नहीं, बेसिकली ना एक फॉर्मल तरीका होता है ट्राई को बोलने का, यानी एक कोशिश है, एक अटेम्प्ट है। दिस एंडेवर एक कठिन कोशिश है। इसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इसको बहुत से एफर्ट्स चाहिए। तो जब हम एफर्ट्स बोलते हैं तो हमारे कहने का मतलब उस मेहनत से होता है, उस श्रम से होता है जिसको करना पड़ेगा किसी चीज को पाने के लिए। बट यू शुड स्टिल गिव इट अ ट्राई, तो यहाँ पर ट्राई का मतलब भी अटेम्प्ट है, यानी फिर भी तुम्हें एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। ट्राई को ही हम एंडेवर बोल रहे हैं मोर फॉर्मली। दिस एंडेवर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट यू शुड स्टिल गिव इट अ ट्राई। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको फिर से मीनिंग समझ में आया होगा, इनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। तुम्हारी बकबक की वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, इसे कह सकते हैं आई कांट फोकस बिकॉज ऑफ योर चैटर। बिकॉज ऑफ योर चैटर, तो यहाँ पर चैटर एक नाउन है जिसका मतलब बकबक, बकवास, शोर शराबा। बिकॉज ऑफ योर चैटर, वैसे चैटर का यूज एक वर्ब की तरह भी किया जा सकता है, ही इज चैटरिंग, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। वैसे ही यहां पर भी इसमें भी आप एंडेवर को एक वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। मैंने उसे पिछले हफ्ते देखा था, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई सॉ हर इन लास्ट वीक। आई सॉ हर इन लास्ट वीक। लेकिन इतनी सिंपल सी बात को मैंने क्यों लिया? एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं कि ये ऐसा बोलने का गलत तरीका है। इसे कहना चाहिए आई सॉ हर लास्ट वीक। यहां पर हमें इन की जरूरत नहीं है, सिंपली कहेंगे आई सॉ हर लास्ट वीक। आई सॉ हर ऑन यस्टरडे नहीं, आई सॉ हर यस्टरडे। आई विल सी यू टुमारो, ऑन टुमारो नहीं। इसी तरीके से आई सॉ हर लास्ट वीक, ना कि इन लास्ट वीक। ये कोई टाइम है ये बात करने का? ये कोई टाइम है बात करने का? कोई इंसान है जो गलत टाइम पे गलत बात छेड़ रहा है, बोलते हैं ना ये कोई टाइम है बात करने का। अब हम हिंदी में सोच रहे हैं ये कोई टाइम है ये बात करने का, तो इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? हमें डायरेक्टली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, बल्कि हमें समझना है कि किसी बात का सेंस क्या है, वो बात कहना क्या चाह रही है। हम कहेंगे दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस दिस मैटर, यानी इस मैटर को डिस्कस करने का टाइम नहीं है ये। और हिंदी में हम कह रहे हैं ये कोई टाइम है, यानी एक तरीके से सवाल सा पूछ रहे हैं, ये कोई टाइम है इस तरीके से बात करने का। इंग्लिश में कह सकते हैं दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस दिस मैटर। इसका मतलब यही बनता है ये गलत टाइम है ये बात करने का, ये कोई टाइम नहीं है। आप बोल सकते हैं डू यू थिंक दैट दिस इज द टाइम टू डिस्कस दिस मैटर? तुम्हें लगता है कि ये टाइम है इस बात के बारे में बात करने का? फ्रेंड्स, इस मैटर के बहुत तरीके के यूज होते हैं, इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं हम इंग्लिश में। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। झूठ बोले बिना उसकी रोटी हजम नहीं होती। हम ऐसे कहते हैं झूठ बोले बिना उसकी रोटी हजम नहीं होती। इसे हम कह सकते हैं ही इज अ कंपल्सिव या फिर हैबिचुअल लायर। अब ये हमारा बोलने का तरीका है हिंदी में कि भाई उसकी तो रोटी हजम नहीं होती, खाना हजम नहीं होता उसका, झूठ बोले बिना। तो जरूरी नहीं कि हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। हम अगर इंग्लिश में कहते हैं ही इज अ कंपल्सिव लायर, इसका मतलब वो झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकता। कंपल्सिव लायर है, हैबिचुअल लायर है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको लिटरली ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ही कैन नॉट डाइजेस्ट हिज फूड विदाउट लाइंग। उसकी गलतियों का नाम मुझ पे क्यों लगता है? इंग्लिश में कह सकते हैं वाई डू ओनली आई गेट द ब्लेम फॉर हिज मिस्टेक्स, यानी मुझे ही क्यों ब्लेम मिलता है। गेट द ब्लेम का मतलब मुझे ही क्यों ब्लेम मिलता है, मुझ पे ही क्यों नाम लगता है। इफ ही डज समथिंग बैड, इफ ही मेक्स सम मिस्टेक, वाई डू ओनली आई गेट द ब्लेम फॉर हिज मिस्टेक्स। तो आप देखिए लिखते वक्त हमें लिखना चाहिए मुझ पर, लेकिन स्पोकन हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं मुझ पे ही क्यों लगता है। तो एक्चुअली में जब हम भाषाओं को बोलते हैं तो हम उन्हें थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं, स्टाइलिश और इंप्रेसिव लगती हैं वो। हमारा मकसद होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। तो जैसे इंग्लिश में शॉर्ट्स होते हैं वैसे हिंदी में भी हम शॉर्ट्स का यूज करते हैं बोलते वक्त। जैसे तू कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हम कहाँ थोड़े बोलते हैं, बोलते कहाँ चला गया, तो शॉर्ट्स होते हैं। वैसे इंग्लिश में भी शॉर्ट्स होते हैं, वांट टू का वाना, गोइंग टू का गोना। अगर आप देखना चाहते हैं तो वाना और गोना के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, फिर से यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ, कहाँ पर, अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं, यहाँ पर मिल जाएगा लिंक। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर and bye.